बॉल्डनेस होती है, इट इज जेनेटिक। जेनेटिक जीन्स तो है ही। तो क्या ये प्रॉब्लम मेल और फीमेल में सेम होती है या ये पैटर्न आप ज्यादातर मेल्स में देखते नहीं, ज्यादातर मेल पैटर्न बॉल्डनेस, तो इसीलिए तो बोलते हैं मेल पैटर्न। लेडीज में होता है वो ज्यादा थिनिंग होता है, वो रिसीड नहीं होता है। जो हेयर फॉल होता है दैट इज सीन इन, फॉर एग्जांपल, जो मेनोपॉजल लेडीज हैं। हैं? प्याज का पानी भी लगाने से बाल उग जाते हैं। हमने देखा है कि थोड़ा बहुत देयर इज अ डिले इन इम्प्रूवमेंट। हेयर की रूट्स पे ऑयल लगाइए या हेयर लाइन पर लगाइए, इफेक्टिव दोनों में से क्या होता है? You have to apply it on your scalp. कैन मेडिसिन क्योर बॉल्डनेस? No, it cannot cure baldness. हेयर ट्रांसप्लांट के बाद नया बाल कब उगता है? Starts from 3 months. फ्रॉम बॉल्डनेस टू कंघा लगाने वाला प्रोसेस तक आपको 1 साल इंतजार करना 9 पड़ता है। months. How do they save that area from infection? No, there is no infection. After 1 week, it's all healed. Is there some maintenance जो No, हमें ट्रांसप्लांट? 48 hours तक ड्रेसिंग होता है, जैसे टर्बन टाइप। फिर हम खुला छोड़ सकते हैं। Okay. 10 दिन के बाद मग से पानी डालना है, शावर से जोर से पानी पड़ना नहीं चाहिए, अगर आप डिस्टर्ब होते हैं। Okay. तो वो तो सारा प्रोसेस है। बहुत पेशेंट्स ये भी पूछते हैं व्हेन कैन आई रिटर्न टू वर्क और एक्सरसाइज? About a month. इज देयर अ बेस्ट हेयर सीरम फॉर हेयर ग्रोथ? Minoxidil is a very good thing to use. पीआरपी एक्चुअली होता क्या, मतलब वो हमारे बालों को या हमारी स्किन को कैसे हेल्प करता है? Because it's got growth factors in it. It's got stem cells in it. So जब हम इंजेक्ट करते हैं, it just perks everything up. Specifically for the face, हमारे पास जो किट्स हैं जो हम यूज करते हैं, स्किन बूस्टर एट अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, you get a very very good result when you inject it into the face. अभी आपने बात की FUE की, इसके अलावा भी एक प्रोसीजर होता है विच इज कॉल्ड FUT। Yeah. आप पेशेंट को कितना मोटिवेटेड देखते हैं टू सी हिज हेयर्स They get बैक very ऑन द हेड? excited. पहले तो वो फोटो भेजते रहते हैं जो आप पिलो में वो बाल गिरे हुए हैं कि सर my hair is falling, my hair is falling. नमस्ते एंड वेलकम टू हेलो अपोलो, आवर केयर ऑन एयर। मैं हूं आपकी होस्ट सारिका भावल और आज हम बात करेंगे हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में। आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं डॉक्टर शाहीन नूर याज़दान, an experienced surgeon with over 30 years of experience in the field of cosmetic and plastic surgery. From Bollywood to back-to-back confidence stories, he has seen it all and planted it too. Please welcome the man with many magical makeovers, Dr. Shaheen Noor Yazdaan. Thank you, sir, for joining us today. Thank you for having me. सर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, आप ये बताइए कि हेयर फॉल, रिसीडिंग हेयर लाइन और बॉल्डनेस में क्या फर्क होता है? भाई हेयर जो बॉल्डनेस है, जब पूरा स्कैल्प में कोई बाल है नहीं, वो एक भी बाल नहीं होता है, दैट इज अ प्रोसेस इन मेल्स, इट्स कॉल्ड अ मेल पैटर्न बॉल्डनेस। ओके। जैसे वो धीरे धीरे वो हेयरलाइन पीछे 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 जाता रहता है, आगे के बाल गिर जाते हैं। ओके। दैट इज अ रिसीडिंग हेयरलाइन, उसको रिसीडिंग हेयरलाइन बोलते हैं। जब वो पूरा कोई बाल बचता नहीं है, वो बॉल्ड हो जाता है। ओके। जो हेयर फॉल होता है दैट इज सीन इन फॉर एग्जांपल लेडीज में, जो मेनोपॉजल लेडीज हैं, जो लेडीज का थायराइड के प्रॉब्लम्स होते हैं, जो मेन का भी जो थायराइड के प्रॉब्लम्स में भी हेयर फॉल होता है, तो हेयर बिकम्स पूरा बॉल्ड होता नहीं, लेकिन द डेंसिटी वो कम हो जाती है। ओके। तो दैट इज कॉल्ड हेयर फॉल, ओके। एंड दैट हैपेंस फॉर a multitude of reasons. तो इसकी की हेयर फॉल, रिसीडिंग हेयर लाइन और बॉल्डनेस की भी क्या कोई स्टेजेस होती है? डज इट रियली हैपन इन स्टेजेस? रिसीडिंग हेयरलाइन जो बात है, वो तो नेचुरली जैसे जैसे आपकी एज बढ़ता जाएगा, वो हेयरलाइन और पीछे 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 होता जाएगा। हमारे जो हेयरलाइन पीछे इसलिए होता है क्योंकि जो आगे के जो बाल होते हैं, दे आर रादर, जो पीछे के बाल है, अगर आप देखेंगे जो बिल्कुल ही बॉल्ड आदमी हो, पीछे के बाल हमेशा होते हैं, बिकॉज वो जो हेयर्स हैं, वो जो बाल होते हैं, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ द मेल हार्मोन। ओके। दे आर नॉट कनेक्टेड टू इट। तो जो ये बाल है, ये धीरे 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 हेयरलाइन आपके पीछे जाता रहता है, एंड देन ऑफ देन यू गेट बॉल्ड। ओके। बट जो पीछे के जो बाल है वो बच जाते हैं। ओके। लोग कहते हैं कि जो बॉल्डनेस होती है इट इज जेनेटिक, पर आजकल तो हम बहुत यंगर लोगों में भी देख रहे हैं कि बॉल्डनेस का पैटर्न बहुत कॉमन होता जा रहा है। वेल, जेनेटिक जीन्स तो है ही। हेयर फॉल, जो बॉल्डनेस है, जो मेल पैटर्न बॉल्डनेस होता है, दैट इज जेनेटिक, वो तो जेनेटिक है, उसमें कोई एनवायरमेंटल फैक्टर है नहीं। जो आप देख रहे हैं, जो यंगस्टर्स हैं, उनके थिनिंग होता है, वो बिल्कुल बॉल्ड नहीं है। जो बिल्कुल बॉल्ड है नेचुरली, वो तो जेनेटिक फैक्टर्स तो है ही, लेकिन जो थिनिंग वाला जो हेयर है,
हमारा जो है हेयर के लिए कुछ ट्रेस एलिमेंट्स चाहिए होता है जो हमारे फूड में खाना में होता है। जो आजकल हम प्रोसेस फूड खा रहे हैं उसमें कुछ भी नहीं है, नो न्यूट्रिशन। जो बाल को जो जैसे बोलते हैं ना खाद चाहिए, वो हमारा खाना में आजकल है नहीं। ओके तो थिंग्स लाइक जिंक, मैग्नीशियम, ट्रेस एलिमेंट्स जो चाहिए होता है वो है नहीं। तो डाइट इज अ मेजर सोर्स प्रॉब्लम दीज डेज, वे दैट इज वाई आप देखते हैं जो यंगस्टर्स हैं, बट वैसे सब में होता नहीं है। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक फैक्टर्स एज वेल एज जो डाइटरी फैक्टर्स। तो जब बालों की थिनिंग स्टार्ट हो जाती है, क्या उसी समय एक इंसान को ये समझ जाना चाहिए कि ही इज मूविंग टुवर्ड्स बॉल्डनेस? बिल्कुल बिल्कुल, उसको Okay. समझ जाना चाहिए। तो क्या ये प्रॉब्लम मेल और फीमेल में सेम होती है या ये पैटर्न आप ज्यादातर मेल्स में देखते नहीं, हैं? ज्यादातर मेल पैटर्न बॉल्डनेस, तो इसीलिए तो बोलते हैं मेल पैटर्न बॉल्डनेस। Okay. वो तो मेल्स में दिखता है। ओके जो तो लेडीज में होता है वो ज्यादा थिनिंग होता है, वो रिसीड नहीं होता। ओके तो जैसे अभी आपने बात की मैग्नीशियम और जिंक के बारे में, तो कैन मेडिसिन क्योर बॉल्डनेस? नो, इट कैन नॉट क्योर बॉल्डनेस। जो भाई बॉल्डनेस मतलब बाल गए, ओके तो एक बार आपके बाल गए तो इज गॉन, कुछ Okay. नहीं हो सकता है। लेकिन जो थिनिंग के वक्त में कुछ मेडिकल मैनेजमेंट हम बोलते हैं, उसमें कुछ ट्रेस एलिमेंट्स, कुछ डाइटरी सप्लीमेंट्स हम देते हैं, एंड वी यूज सम लोकल lotions also to apply on the scalp to improve the circulation so that the जो हेयर, उसको बोलते हैं मिनिचराइजेशन। जो है ना, छोटे छोटे जो बाल होते हैं ना वो थिन होने लगते हैं। ओके तो उस स्टेज में अगर हम पकड़ लें तो देर आर बहुत सारी चीजें हो सकता है, जैसे पीआरपी का आपने सुना होगा, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा जी। ट्रीटमेंट्स। तो ये सब ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है। दे विल इसको डिले करेंगे। अगर जेनेटिक है तो वो डिले हो जाएगा। इनेविटेबली तो जेनेटिक है तो रोक फाइनली नहीं तो सकते हाँ, हैं। रोक नहीं सकते। Okay, if your father has been bald, so the son Yeah, is if you're bound to unlucky, be. हाँ, not bound to be, अगर अनलकी है तो हो सकता है। Okay, आजकल बहुत बात होती है मिनॉक्सिडिल की. Is it really effective? इट इज। जो मिनॉक्सिडिल होता है, इट्स अ लिक्विड, और वो एक ड्रॉपर होता है, एक स्प्रे होता है। तो अगर आप स्कैल्प में लगाएंगे सुबह शाम, जो हम एडवाइस करते हैं, वो क्या करता है, द मिनॉक्सिडिल जो है स्कैल्प का ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। तो जो ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है, नेचुरली जो हेयर मिनिचराइज हो रहे हैं वो दे स्टार्ट टू वेक अप, वो जग जाते हैं। Okay. और आपको करीब बिल्कुल रेगुलरली 6 महीने तक अगर आप करेंगे, मिनॉक्सिडिल अप्लाई करेंगे, तो आप खुद देखेंगे देयर विल बी अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट। So which means receding hairline जैसे आपको दिखती है या thinning of hairline यू कैन दिखती है? स्टार्ट And do you need to come to a doctor? आपको एक डॉक्टर के पास आने की जरूरत होगी नेचुरली, before you start using it? नेचुरली, क्योंकि आपको सुपरवाइज तो करना पड़ेगा हमारे को, क्योंकि हम डिसाइड करेंगे भाई कि व्हेन इज द राइट टाइम फॉर अ ट्रांसप्लांट फॉर यू, Okay. वो तो हम ही डिसाइड करेंगे। अच्छा. तो सुपरवाइज होना चाहिए। ओके डॉक्टर शाहीन, आजकल ना हम टीवी पे और आप भी बहुत सारे ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स और यूट्यूब पे वीडियोस देखते होंगे जिसमें वो बोलते हैं कि आप ये वाला तेल लगाइए, ये वाला शैम्पू लगाइए और आपके बाल घने हो जाएंगे। एज अ डॉक्टर, एज एन एक्सपीरियंस सर्जन, आप मुझे बताइए इन बातों में कितनी सच्चाई होती है? मतलब टू द एक्सटेंट कि लोग बोलते हैं कि प्याज का पानी भी लगाने से बाल उग जाते हैं। देखो, मुझे इसका कोई ज्यादा एक्सपीरियंस तो है नहीं, लेकिन कुछ कुछ चीजें हैं जो हमने देखे हैं। जैसे आजकल अनियन बेस्ड ऑयल्स है, जो 2-3-4 अलग अलग कंपनीज मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उसमें हमने देखा है कि थोड़ा बहुत देयर इज अ डिले इन एंड देयर इज इम्प्रूवमेंट। अब क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ऐसा भी हो सकता है कि मालिश से ही स्किन का, स्कैल्प का जो ब्लड कोई सर्कुलेशन, इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है क्या? आई हैव नॉट सीन एनी साइंटिफिक एविडेंस। ओके, सो इसका मतलब है तेल लगाने से क्या हमारे बालों को अच्छी नरिशमेंट मिलती है इफ वी स्टार्ट अर्ली? नरिशमेंट हम नहीं बोल, नरिशमेंट भी बोलो, आई मीन, बट जो स्कैल्प को हम तेल लगा के मालिश करते हैं, जो मालिश से हमारा जो स्कैल्प के ब्लड वेसल्स हैं वो डायलेट होते हैं। ओके, वो फूल जाते हैं, तो ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। तो जब ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है तो इट ऑफ कोर्स हैज अ बेयरिंग ऑन द हेयर ग्रोथ।
अब कुछ वीडियोस में मैंने ऐसा भी देखा कि डॉक्टर्स, डर्मेटोलॉजिस्ट स्पेसिफिकली सेइंग कि आप स्कैल्प पे ऑयल मत लगाइए, आप हेयर की रूट्स पे ऑयल लगाइए या हेयर हेयर लाइन पर लगाइए। इफेक्टिव दोनों में से क्या होता है? नहीं, हेयर देखो, अब हेयर शाफ्ट पे बाल ऑयल लगाने का देयर इज नो फायदा। ओके हाँ, यू हैव टू अप्लाई इट ऑन योर स्कैल्प। ओके कोई भी मेडिसिन आप लगाएंगे, आप स्कैल्प में लगाएंगे सो दैट वो रूट में जाए। ओके ऑलराइट। हेयर ट्रांसप्लांट का प्रोसेस कैसे स्टार्ट होता है? मान लीजिए आपके पास कोई पेशेंट आया, आपने उसको कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब की, आपने उसको डाइटरी चेंजेस बताए, thinning has already started, hairline has already started to recede. Now what is how do you then tell your patient कि अब आपको हेयर ट्रांसप्लांट पर जाना पड़ेगा? देखो, ऐसा है कि हमारे पास तो, हम तो प्लास्टिक सर्जन है, हमारे पास पेशेंट तब पहुंचते हैं जब वो बिल्कुल ही ऑलमोस्ट They've lost their hairs. lost their hair. Okay. तो हेयर ट्रांसप्लांट इज द ओनली वे आउट। एंड हम इनको बताते हैं, भाई देखो ऐसा प्रोसेस ये है, ऐसे हम करते हैं, इतना टाइम लगता है। तो या जो हमारे पास पेशेंट अर्ली नहीं पहुंचता। ओके हमारे मतलब पास पूरा जब यहाँ से स्कैल्प से बाल हाँ, चला जाता है उसके बाद पेशेंट आपके पास आता वो है। पहुंच जाते हैं हमारे पास में कि भाई ट्रांसप्लांट। सो डू यू थिंक अ डर्मेटोलॉजिस्ट, बिकॉज द फर्स्ट स्टेप ऑब्वियसली कोई पेशेंट सीधा एक हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन के पास नहीं पहुंचता है, द फर्स्ट स्टेप इज दे गो टू अ डर्मेटोलॉजिस्ट। तो आपको लगता है कि डर्मेटोलॉजिस्ट को पहली स्टेज पे उनको बता देना चाहिए कि आपको ये थोड़ा फायदा देगा बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बॉल्डनेस तो आएगी ही आएगी? दैट इज, इनको काउंसिल करना चाहिए, और काउंसिल करते भी हैं, बताते हैं डर्मेटोलॉजी वाले। ओके बट पेशेंट जो है वो सुनना चाहता है जो वो सुनना चाहता है। ओके वो सुनना चाहता है कि मैं ठीक हो जाऊंगा। ओके तो ऐसा नहीं होता। तो डर्मेटोलॉजिस्ट बोलता है नहीं आप स्कैल्प पे ये ऑयल लगाइए या अप्लाई दीज मेडिसिन, हाँ, तो वो सोचते हैं कि उससे वो ठीक हो जाएंगे। सो दैट वुड बी द बट सॉल्यूशन। डर्मेटोलॉजिस्ट, मैं बता रहा हूँ, वो भी डॉक्टर हैं, वो Okay. पेशेंट को समझाते हैं कि भाई ये प्रोसेस को डिले करेगा। बट पेशेंट नेचुरली दे लिव इन होप के भाई बाल हाँ, ठीक सलामत रहेंगे। ओके हेयर ट्रांसप्लांट कैसे काम करता है? मान लीजिए पेशेंट एक्स अब आपके पास आया, ही हैज मेल बॉल्डनेस पैटर्न, अब आप उसको कैसे हाउ डू यू काउंसिल हिम दैट? देखो ऐसा है सारिका, जो जैसे मेल पैटर्न बॉल्डनेस में ये आगे का हिस्सा खाली हो गया। अब हम देखते हैं पीछे से कि भाई कितना, व्हाट इज द अवेलेबिलिटी ऑफ द हेयर, कितने हम ले सकते हैं पीछे से। अगर डोनर एरिया अच्छा है तो हम 2500 से 4500 हेयर पंचेस हम एक बार में ले सकते हैं। मतलब पंचेस वुड मीन ग्राफ्ट्स? सिंगल ग्राफ्ट, हाँ। ओके जो पंच होता है उसको ग्राफ्ट बोलते हैं। इट्स कॉल्ड एन FUE टेक्निक, ओके फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन। और एक पंच में कभी एक बाल होता है, कभी 2 बाल होते हैं, कभी 3 बाल होते हैं। तो ये आप पंच कैसे करते हैं डॉक्टर साहब? इट इज अ टाइटेनियम पंच, इज लाइक अ ड्रिल, ओके and it's got a sharp punch at the end of it. It's a motorized thing. और हम पहले तो हम पूरा हेड को शेव करते हैं, ओके इंक्लूडिंग द वंस जहां पे हाँ, जहाँ से बाल लेना हैं। वहां तो शेव करना जरूरी है। ओके क्योंकि तभी हम देख के पंच कर सकते हैं। तो जब हम पंच करते हैं उसको, फिर हम छोड़ देते हैं, फिर धीरे से एक फोर्सेप लेके उसको हम खींच के बाहर निकालते हैं। तो उसमें कभी एक बाल, कभी 2 बाल, कभी 3 बाल होते हैं, 3 hairs. ओके एंड जो कि दीज आर नॉट, ये जो बाल होते हैं पीछे के, ये हार्मोन से कोई कनेक्शन नहीं है। तो जब ये बाल आगे आता है यहाँ पे, ये कभी नहीं गिरते हैं। ओके तो टिपिकली जो हम हेयर लाइन रिकंस्ट्रक्शन बोलते हैं, करीब 2 से 2.5 इंच का हम हेयर लाइन रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। तो बाल ग्रो होता है तो फिर पेशेंट पीछे कोम कर लेता है। तो जब वो बाल आप निकालते हैं तो क्या वहां पे ब्लड भी निकलता है उस बाल के साथ? नेचुरली थोड़ा बहुत सो ब्लीडिंग। इज इट पेनफुल? क्या उसमें नो, इट तकलीफ इज होती है? पेनफुल नहीं है, इट इज अंडर लोकल एनेस्थीसिया, इंजेक्शन लगा के वो सुन हो जाता है। ओके एंड पेनफुल तो है नहीं, थोड़ा बहुत तो आप जिंदा हो तो हम चोट लगा रहे हैं तो ब्लीडिंग तो होगा थोड़ा बहुत, ओके बट इट्स नॉट समथिंग कि भाई इतना ब्लीडिंग हो गया कि पता नहीं क्या। तो जितने बाल आपने पीछे से निकाले, जो हमारे जो ग्राफ्ट ग्राफ्ट आपने पीछे से निकाला, उसको आपने आगे उसको फिक्स किया, तो जो बीच वाला एरिया रह गया, वो बीच वाले एरिया में क्या नेचुरली हेयर्स उग जाते हैं? नहीं, जो बीच वाला अगर बॉल्ड है तो वो बॉल्ड ही रहेगा। ओके तो अबाउट 8-10 महीने बाद, साल भर बाद हम देखते हैं
अगर डोनर एरिया अच्छा है तो फिर हम ले सकते हैं 2-3 हज़ार, हम इसको भर सकते हैं तो इसका मतलब है कि आप जो हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं वो भी एक स्टेजेस में करते स्टेजेस हैं। में। ओके, सो फर्स्ट स्टेज स्टार्ट्स विद द फ्रंट पोर्शन। विद फ्रंट पोर्शन। तो ये आप कैसे डिसाइड करते हैं डॉक्टर शाहीन कि इस पेशेंट को इतने ग्राफ्ट्स लगेंगे? वो एक्सपीरियंस ओके, एंड एक्सपीरियंस ऑल दोस ग्राफ्ट हैज कम फ्रॉम द बैक, पीछे से, यहाँ सब ये पीछे से ही आते हैं। दैट्स राइट। हमने कुछ वी हैव सीन फ्यू पीपल जहाँ पे उनके साइड के बाल भी रह जाते हैं, नॉट पीछे पीछे। व्हाट दे डू इज दे वो इसी बालों को लंबा करके ऐसे भी कर लेते हैं। हाँ, तो आपके पास ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं, फिर आप उनको यू डू द एंटायर हेयर ट्रांसप्लांट ओवर दैट एरिया आल्सो, और यू टेल देम नो? नेचुरली जो भाई वो जो यहाँ के बाल गिरते नहीं है, तो ये तो पूरा बॉल्ड हो गया, तो आप वो ऐसे कैमोफ्लेज करने के लिए वो कोम करते हैं। ओके बट एक बार हेयर ट्रांसप्लांट हो जाए तो फिर वो करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो आप जब हेयर ट्रांसप्लांट कर देते हैं उसके बाद ये बाल, आई एम श्योर ये छोटे छोटे बाल होते हैं, उसके बाद ये मतलब कितने टाइम में बड़े हो जाते हैं? ये जो हम पंचेस लगाते हैं ये करीब 4 हफ्ते में सारे के सारे गिर जाते हैं, मोस्ट ऑफ देम गिर जाते हैं। ओके तो पेशेंट सोचता है भाई ये क्या हो गया, मैं तो सारा पैसा खर्च हुआ और सारे बाल गिर गए। ओके रोज सुबह वो फोटो भेजते हैं कि सर मेरा पिलो में देखो कितना बाल गिरा। ओके हम इनको बताते हैं कि ये जो बाल है सब गिर जाएंगे, जो शाफ्ट्स हैं वो सब गिर जाते हैं। ओके वो 4 हफ्ते में सब 4-5 हफ्ते में गिर जाते हैं। Okay. फिर धीरे धीरे 2.5-3 महीने के बाद वो उगने लगते हैं। जो जड़ है ना वो रह जाता है, उसको बल्ब बोलते हैं, दैट Okay. रिमेन्स, एंड वो धीरे धीरे वो ग्रो करता है और 6 से 9 महीने तक, एट द एंड ऑफ 8-9 मंथ्स आपका फाइनल रिजल्ट पता चलेगा। तो क्या उसमें इन्फेक्शन का भी डर रहता है, जैसे अगर 4 महीने में दे ऑल फॉल नहीं डाउन? नहीं, इन्फेक्शन का डर हर ऑपरेशन में इन्फेक्शन का डर होता है। वो इन्फेक्शन का डर इज ओनली जो पहले हफ्ता, 1 वीक, और वो 1 वीक के लिए हम नेचुरली हेयर ट्रांसप्लांट हम ऑपरेशन थिएटर में करते हैं। जी। एवरीथिंग इज क्लीन, नीट, स्टराइल, एंड एंटीबायोटिक्स हम बाद में देते हैं। तो या दैट इज द ओनली थिंग, और अदरवाइज हमने तो देखा नहीं है कभी इन्फेक्शन। ओके, और जिनको इन्फेक्शन होता है क्या वो सीवियर भी होता है? आपने कोई ऐसे सीरियस केसेस भी देखे हैं? मैंने देखा नहीं है। हम तो न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं करेक्ट कि पेशेंट ने ये हो गया, वो हो गया, ये स्टोरीज छपते हैं। करेक्ट। हमने देखे नहीं है। जो हमारे यहाँ ट्रांसप्लांट भी, हमारा तो हेयर ट्रांसप्लांट सुइट है अपोलो हॉस्पिटल में, एंड एवरीथिंग इज लाइक अ प्रॉपर ऑपरेशन थिएटर सेटिंग। ओके, तो जैसे अभी आपने मुझे बताया कि आपने न्यूज़पेपर में ऐसा पढ़ा, अभी कुछ टाइम पहले हमने एक ऐसा केस देखा था जिसमें एक पेशेंट एक अनट्रेन्ड डॉक्टर के पास गया और उसने हेयर ट्रांसप्लांट कराया, एंड आफ्टर दैट ही डाइड। वेल, द रीजंस वर नॉट नोन हाउ ही डाइड, बट इट वाज सर्टेन कि वो हेयर ट्रांसप्लांट के बाद ही उसकी डेथ हुई। तो विद योर एक्सपीरियंस, एक इंसान जिसको हेयर ट्रांसप्लांट कराना होता है उसको व्हाट आर दीज 3 salient फीचर्स दैट ही शुड चेक? देखो, ऐसा है, जो आपने स्टोरी पेपर में पढ़ा और हम पढ़ते हैं उसमें आधा कहानी तो, असली कहानी तो पता नहीं होता जी। हमें ये नहीं पता कि उसको वो कितना, उसका एज क्या था, क्या बीमारियां था उसको, व्हाट वाज द रिजल्ट, अंडरलाइंग कंडीशंस या डायबिटीज या अंडरलाइंग कंडीशंस। तो आई मीन होने के लिए तो मेडिसिन इज नॉट एन एग्जैक्ट साइंस। ओके, वो तो 1+1 कभी 2 होता नहीं है। तो हम हमेशा समझाते हैं पेशेंट को, भाई हर चीज में देयर इज अ रिस्क। ओके, बट जो व्हेन वी से देयर इज अ रिस्क, जो कि हेयर ट्रांसप्लांट में लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ लोकल एनेस्थीसिया ड्रग इंजेक्ट होता है, एंड दैट समटाइम्स इंटरफियर्स विद हार्ट रिदम एंड ब्लड प्रेशर। ओके, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद पेशेंट्स जिनका अंडरलाइंग कंडीशंस, कोई हार्ट का प्रॉब्लम हो, का ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो। इसीलिए हम सबको काउंसिल करते हैं कि भाई इट्स नॉट अ मजाक। हर लोग सोचते हैं कि भाई हेयर ट्रांसप्लांट देखो वहाँ पे 20,000 रुपये में, 30,000 रुपये में हो रहा है। इट्स अ गैम्बल, यू नो, इफ इट पेज ऑफ इट पेज ऑफ, बट इफ यू आस्क मी, एन ऑपरेशन इज एन ऑपरेशन, और ऑपरेशन होना चाहिए ऑपरेशन थिएटर में, और वो ऑपरेशन थिएटर हॉस्पिटल में होना चाहिए। ओके, नॉट लाइक एनी अदर सेंटर। हाँ, क्योंकि देखो ऐसा है, होने के लिए कुछ भी हो सकता है, और जब होता है तो हमें हेल्प चाहिए, हमें बैकअप चाहिए, हमें कार्डियोलॉजिस्ट चाहिए, हमें ये चाहिए, वो चाहिए। वो अवेलेबल नहीं है छोटे जगह।
जी, तो जब तक वो पेशेंट को पहुंचाते हैं अस्पताल में तो तब तक तो इट्स टू लेट। it's too late. ओके, So it's always safer to be in a large hospital setting ओके, एंड अंडर अ ट्रेन्ड एक्सपीरियंस्ड and सर्जन। under trained doctors who are dealing, who are doing, who are surgeons. करेक्ट। डॉक्टर शाहीन, हेयर ट्रांसप्लांट कराने का भी कोई एक टाइम होता है, एज इन साल के कोई महीने होते हैं जिसमें आपको Nah, कराना no, चाहिए, no, मतलब nothing of the sort. Nothing of the sort. इन्फेक्शन का और उसका ना ना कुछ ना ऐसा कोई लेना देना नो, नहीं सब होता? पुराने जमाने की कहानियां कि बारिश का मौसम में नहीं होना चाहिए और गर्मी में नहीं होना चाहिए। ओके, तो जब पेशेंट ने हेयर ट्रांसप्लांट करा लिया, उसके सारे बाल जड़ भी गए, हाँ, एंड देन दे विल रीग्रो, तो तब तक क्या वो नॉर्मल अपना काम कर सकता है? yeah, naturally. Then how do they save that area from infection? No, there is no infection. After 1 week, it's all healed. Okay, एक हफ्ते में वो सब हील हो जाता है। okay, जहाँ से हमने बाल लिया, जहाँ से हमने बाल लगाया, क्योंकि जो बाल लगाने के लिए भी हम छेद बनाते हैं, जी, to put the slits बनाते हैं बाल को each ग्राफ्ट को डालने में, तो वो तो एक हफ्ता में सब हील हो जाता है। तो उसके बाद Okay. आप पानी डालो, नहा लो, 10 दिन में हम फिर पानी वानी सब शुरू हो so जाता है। एक हफ्ते के लिए you need not go out. It No, is you also can do whatever you want. जो हेयर ट्रांसप्लांट के बाद पहले 48 आवर्स तक ड्रेसिंग होता है, जैसे टर्बन टाइप, वो हम 2 दिन बाद निकाल देते हैं एंड फिर हम खुला छोड़ सकते हैं। लेकिन जो कि हमारे यहाँ इतना धूल मिट्टी है वगैरह वगैरह, तो हम पेशेंट को बताते हैं जब आप बाहर जा रहे हैं घर से बाहर, तो हम ऐसे वाले जो सर्जन्स कैप है जी। उनको पहनाते हैं। okay, लेकिन जब घर के अंदर होते हैं ये उतार सकते हैं, okay. कीप इट ओपन। और एक हफ्ते के बाद आप शैम्पू भी कर सकते हैं? 10 दिन के बाद दे कैन डू, या हम इनको समझाते हैं कैसे करना है। 10 दिन के बाद मग से पानी डालना है, शावर से जोर से पानी पड़ना नहीं चाहिए, ग्राफ्ट डिस्टर्ब होते हैं। ओके, तो वो तो सारा प्रोसेस है। ओके। अगर आप थोड़ा प्रोसेस के ऊपर भी लाइट डालें डॉक्टर शाहीन, फॉर आवर व्यूअर्स। भाई हम इनको समझाते हैं कि भाई एक तो जहाँ हमने बाल डाले हैं जी, वहाँ को चोट नहीं लगना चाहिए, रगड़ना नहीं चाहिए पिलो में, और अगर अराउंड एक हफ्ते तक 10 दिन तक हम मना करते हैं कि भाई पानी नहीं डालना। फिर 8, 9, 10 दिन के बाद हम इनको बताते हैं थोड़ा शैम्पू को वो झाग बना के ऐसे ऐसे। तो शैम्पू भी इसके लिए कोई स्पेसिफिक होते हैं या नॉर्मल कोई भी शैम्पू यूज कर सकते हैं? यू कैन यूज एनी शैम्पू, बट यूजुअली हम जो बेबी शैम्पू होता है, ओके, व्हिच आर सॉफ्ट, माइल्डर, माइल्ड शैम्पूज, वो झाग बना के जहाँ पे हमने ग्राफ्ट लगाया ऐसे ऐसे डाल के फिर मग से धीरे से वॉश करते हैं। उसको हम रगड़ने को हम मना कर देते हैं, दे कांट, या ओके। फिर अराउंड ऐसे अराउंड एंड हाउ डू दे वाइप इट ऑफ विद we just dab it dry with a towel, ओके, with a napkin. ओके। बट 3-4 हफ्ते के बाद फिर आप कुछ भी कर लो, आप स्विमिंग करो, आप शावर करो, कुछ भी कर लो। ओके, वो 3-4 हफ्ते के दौरान भी आप पेशेंट्स को मेडिसिन वगैरह देते हैं, सम नहीं। सप्लीमेंट्स, मेडिसिन? सप्लीमेंट्स हम स्टार्ट करते हैं करीब 2 हफ्ते बाद, ओके, एंड देन द सप्लीमेंट्स कंटिन्यू। ओके। एंड आर दे लाइफ लॉन्ग? सप्लीमेंट्स का कोई नुकसान नहीं है। अच्छा, ओके। There's no नुकसान with supplements. You can take it. What is wrong with zinc and magnesium and vitamin C and no. तो अपने हेयर को हेल्दी रखने के लिए which are the best supplements you suggest to our viewers? Well, it's a medical management is a very scientifically designed protocol, and we see you and then we advise you. For that, you have to come and see us. ओके, तो एक पर्टिकुलर एज होती है जब आप, अगर आपको अपने बालों की सेहत को ठीक रखना है, तो हाँ। इज देयर अ पर्टिकुलर एज सिंस व्हेन यू कैन स्टार्ट टेकिंग? Well, if you see, you're 30 years old and you have a bald father, and you start feeling your hair is becoming thin, then it's wise to start some supplements at that time. Okay. नुकसान नहीं है। And which are the top 3-4 supplements you suggest for good hairs? Yeah, zinc, magnesium, vitamin C, Okay. yeah, All right. biotin. These are Okay. things that work very well. आप डॉक्टर शाहीन मुझे बताइए, ये जो हेयर ट्रांसफर प्रोसेस होता है, ये सब लोगों के लिए एक जैसा ही काम करता है या देयर आर फ्यू पेशेंट्स जिनको आप बोलते हैं कि ये आपके लिए नहीं काम करेगा, इट विल नॉट बी इफेक्टिव फॉर यू? नहीं, there are some patients जिसमें हम ज़्यादा ले सकते हैं हेयर फॉलिकल्स, तो एंटीरियर है जो हेयरलाइन है वो ज़्यादा चौड़ा बनेगा। कुछ पेशेंट्स हैं जो, तो इट्स बट द प्रोसेस इज एक्चुअली द सेम। और ये प्रोसेस कितना कॉम्प्लेक्स होता है? इफ आई वर टू आस्क यू एज अ सर्जन, हाउ कॉम्प्लेक्स दिस प्रोसेस इज? इट्स एन ऑपरेशन, इट्स अ वेरी फाइन ऑपरेशन। हम टेलीस्कोप्स पहनते हैं मैग्निफिकेशन के लिए,
एंड इट्स नॉट अ वन मैन ऑपरेशन। एक हेयर ट्रांसप्लांट में अगर हमें 3,500 ग्राफ्ट डालने हैं तो एक हेयर ट्रांसप्लांट में करीब 6 लोग लगते हैं। Okay. And that includes Yeah. surgeons? That includes the surgeons. You see, we have जो हम फॉलिकल निकालते हैं, कुछ में एक बाल होता है, कुछ में 2 बाल होते हैं, कुछ में 3 बाल होते हैं। फिर जब हम निकालते हैं तो हमारे पास टेक्नीशियंस होते हैं जो वो बाल को सॉर्ट आउट करते हैं। Okay. जो एक वाले बाल को अलग से रखते हैं, 2 वाले पंचेस को अलग, 3 वाले पंचेस को अलग, तो ऐसे कैसे करके स्टोर करते हैं, वो सेपरेट करते हैं और Okay. प्रिपेयर करते हैं उसको फॉर द ट्रांसप्लांट। एंड देन टर्न्स लेते हैं, क्योंकि 3,500 स्लिट बनाना, 3,500 पंच लगाना एक आदमी तो कर नहीं सकता। Okay. तो हमें तो ये जो पूरा ऑपरेशन होता है ये कितने घंटों का होता है? एवरेज 4 to 5 hours। और उससे पहले आप पेशेंट को कितने घंटे के लिए प्रिपेयर करते हैं? डू यू प्रिपेयर द नो पेशेंट? प्लानिंग होता है, वो तो आधा घंटे का प्लानिंग। और पेशेंट जो होता है वो वाइड अवेक होता है, उसकी बिल्कुल। आंखें खुली होती हैं, ओनली द लोकल एनेस्थीसिस्ट पुट ऑन द हेड। ओके। और जैसा आपने बताया प्रोसेस इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता, बट इट नीड्स रिफाइंड हैंड्स। टीडियस, इट इज अ वेरी टीडियस, रिपेटिटिव, over and over and over and over again. Okay. So, and it's under magnification, so it is it's not a complicated operation. It's just a repetitive, boring operation. I'm sure it must be boring because you've been doing it for the past 30 years, but people would want it to be done from an experienced surgeon. तो ये जो हेयर ट्रांसप्लांट होते हैं ये कितने टाइम तक लास्ट करता है? आपने वो पूरा you've done the operation, 4 हफ्ते बाद बाल आने लग गए, वो बाल पूरे घने बाल कब कितने वक्त में आ जाते हैं? I told you about it's between 6 to 9 months. Okay. At the end of 9 months, what you have is what you have. Okay. तो क्या वो पूरा एरिया कवर कर पाते हैं या फिर वो पूरा एरिया नहीं कर पाते हैं? It depends. जैसे मैंने बताया कितना डोनर साइट है, कितना बॉल्ड पैच है। अगर आगे का ज्यादा बॉल्ड नहीं है, ज्यादा रिसीडिंग नहीं है, तो फिर वो भर जाता पूरा। अगर यहाँ पे बॉल्ड है और यहाँ जो हेयरलाइन, एक्चुअली जो मेन चीज है वो हमें हेयरलाइन रिकंस्ट्रक्ट करना है। द हेयरलाइन मेक्स अ बिग डिफरेंस। हेयरलाइन अगर बन जाए एक बार तो पेशेंट बाल को कोम कर सकता है पीछे। ओके। तो ये कोम वाले विद फ्रॉम बॉल्डनेस टू कंघा लगाने वाला प्रोसेस तक आपको 1 साल इंतजार करना पड़ता है। अबाउट 9 to 10 months. 9 months. ओके। एंड जो बाल होते हैं दे बिकम लस्ट्रस या जैसे आपके बाल पहले जैसे ये है पीछे। ओके भाई, और ये बाल कभी गिरते नहीं है, तो अगर ये हमने यहाँ कर दिया, ये यहाँ से कभी गिरेंगे, यहाँ से कभी गिरेंगे। और एक बार अगर हमने हेयर ट्रांसप्लांट का प्रोसेस करा लिया तो फिर क्या हमें वो रिपीट कराना पड़ता है? इज देयर सम मेंटेनेंस जो हमें हेयर ट्रांसप्लांट के बाद करनी पड़ती है? नो, देयर इज नो मेंटेनेंस। वी कैन टॉप इट अप, फिल इन द ब्लैंक्स। ओके। जैसे थोड़ा पीछे में अगर थोड़ा थिनिंग हो गया तो हम उसको फिल इन द ब्लैंक्स कर सकते हैं। ओके। बट वैसे घने बाल आ जाते हैं अबाउट 9 to 10 months. ओके। डॉक्टर शाहीन, अभी आपने बात की FUE की, इसके अलावा भी एक प्रोसीजर होता है व्हिच इज कॉल्ड FUT. सो व्हाट वी डू इज इन FUT वी टेक अ स्ट्रिप ऑफ स्कैल्प। जो पीछे से स्कैल्प का हिस्सा पूरा काट के निकालते हैं और फिर उसको पीस देते हैं एक एक करके। वो उसका दैट इज इवन मोर टीडियस। ओके। वो हम करते हैं। देयर आर स्पेसिफिक सिचुएशंस वेयर वी हैव टू डू दैट। और वो स्ट्रिप से एक स्ट्रिप से अगर हम लेते हैं तो करीब 2,500-2,800 हमें आराम से शाफ्ट्स मिल जाते हैं। ओके। दैट प्रोसेस, देयर आर स्पेसिफिक पेशेंट्स इन whom we do that. We don't offer that to everybody. उसका डाउनसाइड भी है क्योंकि वहां पे स्कार पड़ जाता है, निशान पड़ जाता है। ओके। लेकिन वो निशान बाल में ढक जाते हैं। तो FUE और FUT दो प्रोसीजर्स हैं। तो FUT आप किन पेशेंट्स को, ज्यादातर आप कौन सा प्रोसीजर किस पेशेंट को रेकमेंड करते हैं? FUE इज अ स्टैंडर्ड नाउ। जो FUT में अगर पेशेंट का डोनर साइड बहुत कम है, मतलब उसके पीछे के बाल काफी कम है। हाँ, पीछे के अगर बाल ज्यादा कम है और हमें चाहिए यहाँ पे, तो हम FUT से हम निकाल देते हैं। ओके। तो जिनका बाल पीछे कम है उनके लिए FUT, अदरवाइज जो स्टैंडर्ड है व्हिच इज FUE। ओके। इसका सक्सेस रेट क्या होता है हेयर ट्रांसप्लांट का फॉर बोथ द प्रोसीजर्स, FUE एंड FUT? What do you mean by success rate? If it's done properly, it's done properly and it's everything. Okay. It's not a
नॉट अ हार्ट बाईपास और समथिंग के गड़बड़ हो जाए। ओके एक बार बाल इधर से इधर आ गया तो मतलब कुछ नहीं है। ओके। तो डॉक्टर शाहीन, फॉर एन एक्सपीरियंस सर्जन लाइक यू, it is a simple surgery. Yes. But somebody who's not experienced, it is a complex, I mean, for a layman, it is a complex procedure. Yes. It is a complex procedure, जिसके लिए उसको एक बहुत experienced hands के पास ही जाना चाहिए. Not only experienced hands. You see, it is a complex procedure, but usually क्या होता है, ये जो छोटे छोटे shops हैं, छोटे छोटे clinics हैं, they play it down. वो patient को they make it sound like यार ये तो बिल्कुल आसान सा काम है, कुछ नहीं है, you know. But that is not the case. It's a rather complex business. इसमें कुछ कुछ गड़बड़ होने के chances हैं during the operation. It's always better to do this in a hospital setting. Okay. Full stop. मान लीजिए डॉक्टर शाहीन किसी को अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशन है, मतलब डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, ऐसे पेशेंट्स को आप क्या सजेस्ट करते हैं? क्या वो पेशेंट्स भी कैन दे अंडरगो हायर Of course they ट्रांसप्लांट? can undergo hair transplant, but they are supervised very closely. We before the operation we make sure that their blood sugars are controlled, their blood pressures are controlled, and during the operation, of course, we have an anesthetist who is standing by. He's not do कुछ कर नहीं रहा, लेकिन he's standing by monitoring the patient. Monitor करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि जो पेशेंट्स होते हैं, जो हम बाल पीछे से लेते हैं, तो पेशेंट को उल्टा लेटना पड़ता है, वो भी अनकंफर्टेबल होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, तो ऑल दोज थिंग्स नीड टू बी मॉनिटर्ड। ओके, तो हेयर ट्रांसप्लांट के लिए एक राइट कैंडिडेट कौन नहीं है? किसका हेयर ट्रांसप्लांट नहीं किया जा सकता? देयर इज नोबडी जिसका हेयर ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता। आई मीन हमने तो 80 साल के लोगों में हमने हेयर ट्रांसप्लांट कर रखा है। ओके, या एंड रिजल्ट्स आर सेम? इज द सेम भाई। अगर पेशेंट चाहता है और अगर रिस्क है नहीं ज्यादा, तो देयर इज नोबडी हु इज नॉट अ कैंडिडेट। ओके, सो एवरीबॉडी इज अ कैंडिडेट। एवरीवन इज अ कैंडिडेट। Okay. भाई इट्स अ थिंग, यू नो, एक लाइफ है, मैं चाहता हूँ मेरा सर में बाल हो, और ठीक है, इट्स ओके। आपके पास ऐसे पेशेंट्स भी आते होंगे जो पूछते होंगे डॉक्टर साहब कितने ग्राफ्ट लगेंगे, क्योंकि जो कॉस्टिंग होती है वो जनरली कॉस्ट जो होती है वो ग्राफ्ट्स पे डिपेंड करती है। तो इज देयर अ पैकेज सिस्टम व्हिच इज मोर बेनिफिशियल फॉर द पेशेंट, और इज इट द नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स जिसके बेसिस पे कॉस्ट? द नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स, आई थिंक इट्स अ मीनिंगलेस थिंग एट द एंड ऑफ द डे। इफ आई टेल यू, अगर मैं आपको बोलूंगा कि मैं 3,500 ग्राफ्ट लूंगा, आप तो गिन नहीं सकते उसको। करेक्ट, ठीक है, बिल्कुल। और आपको तो आइडिया ही नहीं कि 3,500 ग्राफ्ट मतलब कितने बाल हैं। तो नो, इन अपोलो हॉस्पिटल वी हैव पैकेजेस। ओके, एंड आवर पैकेजेस आर प्रीटी competitive for where we are, for the facility we have. Our packages are actually way cheaper than the fancy clinics जहाँ पे ये हेयर ट्रांसप्लांट होते हैं 7 लाख रुपए और 8 लाख रुपए में, वो तो बहुत ज़्यादा है। तो हम तो आधी से कम दाम में हम करते हैं यहाँ पे अपोलो हॉस्पिटल में। वी डोंट गो बाय ग्राफ्ट्स, वी हैव अ स्टैंडर्ड पैकेज एंड दैट्स द एंड ऑफ इट। तो सर्जरी के बाद जैसे आपने पहले बताया, पेशेंट को आप कोई बेड रेस्ट नहीं बताते, पर अगर पेशेंट को कोई दर्द हो या फिर कोई ब्लड कैंसर रहे तो सर्जरी के बाद नेचुरली हम एडवाइस करते हैं भाई जाओ घर और चुपचाप बैठे रहो। ओके, तो कितने दिन के लिए? 2 दिन। 2 दिन। तीसरा दिन हम बुला के हम पट्टी खोल देते हैं। ओके, फिर हम ये वाला टोपी बना देते हैं। और कुछ डाइट वगैरह की भी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं उसमें? देयर इज नो डाइट रिस्ट्रिक्शन। ओके, पोस्ट सर्जरी हेयर ट्रांसप्लांट के बाद पेशेंट को किन थोड़ी चीजों का ध्यान रखना चाहिए? भाई चोट नहीं लगना चाहिए, ओके, रगड़ना नहीं चाहिए, डायरेक्ट सनलाइट अवॉइड करना चाहिए। ओके, सनलाइट क्यों अवॉइड करना चाहिए डॉक्टर शाहीन? वो डैमेज होता है स्कैल्प को। ओके, वैसे भी सनलाइट, यू सी हमारा फेस, अगर आप देखेंगे आपका चेहरा जो होता है वो स्किन सन से डैमेज होता है। करेक्ट, तो इट्स बेटर टू अवॉइड सनलाइट, बट हम वो वाला कैप नहीं अलाउ करते हैं, नहीं तो वो रगड़ के वो ओके ग्राफ उतर जाएंगे। अच्छा, हेयर ट्रांसप्लांट के बाद भी आप पेशेंट को कुछ ऐसे लाइफस्टाइल चेंजेस बताते हैं जो उनकी जिंदगी का पार्ट बन जाते हैं? नहीं। ओके, नहीं, लेकिन लाइफस्टाइल चेंज तो इनका तो शक्ल बदल गया, तो वैसे भी लाइफस्टाइल चेंज हो गया। कुछ ऐसी चीजें जो पेशेंट को रिकवरी में मदद करती हैं आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट? नो, नॉट रियली। ओके, ना, स्टैंडर्ड एंटीबायोटिक, पेन किलर, थोड़ा बहुत। ओके, ऑलराइट।
आपने कुछ ऐसे भी पेशेंट्स देखे होंगे जो हु आर अंडरगोइंग कीमो, जिनके बाल जो है वो झड़ जाते हैं, हम्म। तो वो पेशेंट्स जब आपके पास आते हैं, आप उनको ये वाला प्रोसेस कैसे समझाते हैं क्योंकि उनके लिए हेयर ट्रांसप्लांट वुड नॉट बी द राइट थिंग। जो कीमोथेरेपी के पेशेंट्स होते हैं, वो जो कीमोथेरेपी स्टार्ट होने से पहले ही जो इनका जो मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है वो जी। डॉक्टर उनको समझा देते हैं कि भी आपकी बाल डिपेंड्स ऑन द ड्रग। करेक्ट। कुछ कुछ ड्रग्स हैं जो हेयर को नहीं अफेक्ट करते जी। एंड दे समझा देते हैं कि भाई बाल तो चले जाएंगे, बट कीमोथेरेपी बंद होने के बाद ये वापस बाल आ जाते हैं। इनफैक्ट बाल जो ग्रो होता है वो थिक हो जाता है। ओके। हाँ, यू गेट अ गुड ग्रोथ। वो उसमें कीमोथेरेपी पेशेंट में हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, अपने आप सारे बाल वापस आ जाते हैं। ओके, ऑलराइट। डॉक्टर शाहीन, हमने ना ऐसा भी केसेस में सुना है कि पेशेंट्स पीआरपी, माइक्रो नीडलिंग और बाकी ट्रीटमेंट्स के भी बारे में कॉस्मेटिक सर्जन से पूछते हैं, उनका क्या रोल होता है? स्पेसिफिकली मैं आपको पीआरपी का बताऊं, पीआरपी इज अ शॉर्ट फॉर्म फॉर प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, ओके। जिसमें से पेशेंट से हम ब्लड निकालते हैं और इसको प्रोसेस करते हैं, रेड ब्लड सेल को निकालते हैं और बचता है प्लाज्मा विच इज़ वेरी रिच इन प्लेटलेट्स। उसमें कुछ ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, उसमें स्टेम सेल्स होते हैं। मैं ये नहीं बोलना चाहता हूँ कि ये छोटे मोटे क्लिनिक्स में, बट मैं आपको बताता हूँ साइंस बिहाइंड इट। जो नाम है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, जो रिच पार्ट है, दैट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्लेटलेट्स विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ द स्कैल्प, वो बन सकता है टू दैट कॉन्सेंट्रेशन ओनली इन अ कॉम्पोनेंट ब्लड बैंक। कॉम्पोनेंट ब्लड बैंक मतलब इन अ लार्ज हॉस्पिटल जो ब्लड बैंक होता है, जिसमें आपने सुना होगा डेंगू फीवर में प्लेटलेट्स। करेक्ट। हाँ, तो प्लेटलेट लोग इधर उधर भागते हैं, ये अस्पताल वो अस्पताल के मुझे प्लेटलेट दे दो। छोटे मोटे जगह में तो नहीं बनते हैं ना, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है, जो इक्विपमेंट चाहिए बनाने के लिए, वो सिर्फ बड़े ब्लड बैंक्स में होते हैं। तो इफ यू वांट अ प्रॉपर पीआरपी ट्रीटमेंट, you should get it done and get that dose manufactured in a component blood bank, which is what we do in our hospital. Okay. जो ये छोटे क्लिनिक्स में जो पीआरपी है, एसेंशियली वो कुछ ट्यूब में डाल के उसको स्पिन करते हैं in a machine for 15 minutes. That will not produce the required platelet-rich plasma concentrate. Essentially, जो तो हम जो प्लेटलेट पीआरपी इंजेक्ट करते हैं, इसमें एक तो प्लेटलेट इंजेक्शन से वो पीआरपी स्कैल्प में जाता है, इट नरिशेस द रूट्स, और ऑल्सो इट हैज द इफेक्ट ऑफ माइक्रो नीडलिंग। ओके। जो हम चोट लगा रहे हैं स्कैल्प को, उससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाती है। ओके। उससे वो हेयर्स वेक अप। तो अगर आप जो पीआरपी जो लोग बनाते हैं बाहर छोटे क्लिनिक्स में, आई डोंट थिंक इट्स वर्किंग। It's only the micro needling part of it that is working. Okay. पीआरपी अगर आप हमारे दर्शकों को बताएं, पीआरपी एक्चुअली होता क्या, मतलब वो हमारे बालों को या हमारी स्किन को कैसे हेल्प करता है? Why do cosmetic surgeons say? Because it's got growth factors in it. It's got stem cells in it. Okay. So जब हम इंजेक्ट करते हैं, it just perks everything up. Specifically for the face, हमारे पास जो किट्स है जो हम यूज करते हैं, उसमें आपको स्किन booster and a combination of platelet rich plasma, you get a very very good result when you inject it into the face all over. Okay. तो ये जो रिजल्ट होते हैं, ये कितने टाइम में हमें दिखते हैं? जो पीआरपी ऑफ द स्कैल्प, you start seeing results in about 3 to 4 months. It's a repetitive treatment. Okay. तो मतलब so the PRP of the scalp we do every month for 3 months. Okay, every month for 3 months. 3 months, 3 times. Then we give you a break. Okay. For about 3 to 4 months. Then we do it 4 times a year. Okay. Then we do it twice a year. And then we do it once a year for maintenance, जैसे आप कार को सर्विस करते हैं साल में एक बार। तो जो भी पेशेंट आपके पास रिसीडिंग हेयर लाइन या फिर थिनिंग ऑफ हेयर्स के साथ आते हैं, थिनिंग ऑफ हेयर के लिए पीआरपी इज अ वेरी गुड मोडालिटी टू ट्रीट। ओके, एंड इट इज वेरी इफेक्टिव आल्सो। इट्स क्वाइट इफेक्टिव। ओके, एंड आपको वो रिजल्ट्स कितने टाइम में दिखाने लग जाता है? आपको बताया कि 3-4 महीने में दिख जाता है। Okay, so जो हमारे hair thin हो रहे हैं, so it will it give them volume? Yes. Okay. Yes. Luster and volume both. Both. Okay, irrespective of age. Irrespective of age.
तो पीआरपी अगर किसी को थिनिंग स्टार्ट हो गई है तो ही शुड इमीडिएटली go Absolutely. to a surgeon, a cosmetic surgeon, a good Absolutely. cosmetic center Yeah. to get the PRP done. And the Okay. PRP dose should be manufactured in a component blood bank. Okay. So PRP or microneedling are the same process or they're different process? It's the same process. Microneedling is a process by which you just make you make holes in the scalp. Okay. PRP में you make hole in the scalp and also you are injecting the. और ये जो प्लाज्मा रिच प्रोटीन होता है ये आपका खुद का होता है या यू कैन ऑल्सो No, आपका डोनेट? खुद का है. No. और मान लीजिए आपने किसी का डोनेशन नहीं लिया तो नहीं विल दैट नॉट वर्क? नहीं. No, it's not possible. ओके You should not. It's unscientific. No, आप खुद का है. Your ओके own. ऑलराइट. तो ये जो प्रोसेस होता है पीआरपी का ये कितना टाइम लेता है? मतलब यू डोनेट योर ब्लड. आप जैसे टिपिकली इसको जो बनाने में करीब 4 घंटा लगता है. ओके. कंपोनेंट ब्लड बैंक में तो हम पेशेंट को हम सुबह बुला लेते हैं, वो आके ब्लड दे देते हैं एंड फिर हम इनको बोलते हैं घर जाओ. ओके. फिर वो करीब 1 बजे वापस आते हैं दोपहर को एंड देन करीब 1:30 बजे तक हम स्टार्ट करते हैं ट्रीटमेंट. ओके. इट टेक्स ओनली अबाउट 20 मिनट्स. ओके. डॉक्टर शाहीन, जो पेशेंट्स आपके लिए हेयर ट्रांसप्लांट के लिए आते हैं चाहे आप उस पेशेंट को FUE सजेस्ट करें या FUT वाला प्रोसीजर सजेस्ट करें, 4-5 वो बेसिक टेस्ट कौन से होते हैं जो आप हर पेशेंट्स के कराते हैं? टेस्ट आर द सेम स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर एनी ऑपरेशन. ओके. ऑलराइट. कोई भी ऑपरेशन का हमें चाहिए ब्लड ग्रुप, हमें चाहिए कंप्लीट ब्लड काउंट, हमें चाहिए हेपेटाइटिस स्टेटस, हमें चाहिए ब्लीडिंग प्रोफाइल स्टेटस, वो तो स्टैंडर्ड टेस्ट है. देयर इज नथिंग स्पेसिफिक फॉर दिस. ओके. तो जो प्रोसीजर बाकी सर्जरीज के लिए हम फॉलो करते हैं वही वही हम हेयर same, ट्रांसप्लांट के लिए same, फॉलो करते same. हैं. डॉक्टर शाहीन, हमने कुछ मेल्स में ना क्राउन एरिया बॉल्डनेस का भी पैटर्न देखा है, तो वो वाला पैटर्न That's a different kind of. It's a different pattern. There is one pattern where male pattern में आगे से जाता है. There's one pattern where crown में जाता है. तो it's बट just इन सब प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन Is जो a है hair हेयर transplant. ट्रांसप्लांट. is a ओके. hair transplant. ओके. आपके पास यंगेस्ट हेयर ट्रांसप्लांट का पेशेंट कौन सा, कितनी एज का आया? 20s, late 20s. ओके. एंड ओल्डेस्ट? Oldest we've done 81-year-old. ओके. और रिस्क फैक्टर्स दोनों के सेम ही थे या Risk फिर? factors are the same. 81-year-old का थोड़ा वो पेट पे लेटना 4 घंटा थोड़ा मुश्किल होता है, but Okay. yeah. So in your eyes, every candidate is a good candidate for hair Yeah, transplant. anybody is a good candidate. Okay, He needs to great. be motivated enough. Correct. Dr. Shaheen, can you also let us know more about your journey? I'm a Baha'i. That's my religion. We are of Iranian descent, but I've been born and brought up in India. I did all my studying here. I did my plastic surgery training from PGI Chandigarh. I did my undergraduate training from Gwalior Medical College. And after that, I went to England, where I met my wife. We were married there. And I was working there on the National Health Service. तो एक दिन एक डॉक्टर प्रताप रेड्डी लंदन आए थे और सारे इंडियन डॉक्टर्स को इनवाइट किया कि भी आप आ जाओ, सुन लो मैं क्या करने जा रहा हूँ. और उन्होंने सुनाया कि ये हॉस्पिटल के बारे में. इन अ वे he was really the best motivational speaker I have ever heard. Okay. I mean, he motivated me to leave my job, leave my beautiful home, my beautiful car, bring my wife and my 2 children who had never seen India to Delhi. It takes some doing. Correct. My wife had grown up in England. She had never experience India. It was very difficult क्योंकि उस जमाने में लाइट नहीं होता था. आधा टाइम तो दिल्ली में 1995 में बिजली नहीं होता था. There was no inverter. कुछ भी नहीं होता था. It was very difficult. फोन नहीं होता था. टेलीफोन मिलना, it was so difficult. But उस जमाने में 1995 में ऐसा हॉस्पिटल जो डॉक्टर रेड्डी ने यहाँ बनाया, वो तो पूरा यूके में भी नहीं था, to be very honest. And I am so glad that I came back because मेरे बच्चे जो हैं, they grew up in India, which is a Eastern environment. And now I have the benefit of hindsight. They are fantastic kids. They had a fantastic education. They are both lawyers.
and they are both back in England. They are working there. But this journey of training in India, going to England, and returning here, and spending the last 30 years of my life, and I have not moved from this hospital. I have told everybody, Dr. Shaheen कहीं नहीं जाने वाले, वो यहीं मरेगा Apollo Hospital. So, no, it is all thanks to Dr. Reddy. And frankly, I am who I am only because of him and this hospital. Dr. Shaheen, are you a doctor by chance or a doctor by choice? Okay, so I grew up in Bombay. You know, in Bombay, in our building, there was this two people. One was this Parsi doctor. He was the GP. His name was Dr. Patel. And he was like God. When he came into our house to see any of us, he was like God has come, you know. And on the second floor of our building, there was a plastic surgery clinic. There was a Dr. Rusi Manekshaw. Manekshaw was one of the pioneers of plastic surgery in India. He was one of the first plastic surgeons in this country. और उनका क्लिनिक सेकंड फ्लोर में था उसी बिल्डिंग में. Okay. और मैं स्कूल से जब वापस आता था तो उस जमाने में पुराने बिल्डिंग्स में लिफ्ट होता था और लंच ब्रेक होता था. लिफ्ट मैन वुड गो ऑन लंच ब्रेक और मैं लंच ब्रेक में पहुंचता था घर. तो मुझे पैदल ऊपर जाना होता था थर्ड फ्लोर जहाँ पे हमारा घर था. और ये जो इनका क्लिनिक था डॉक्टर मानेकशॉ का, उनके क्लिनिक के बाहर वो जो पुराने जमाने के स्लाइड्स होते थे छोटे छोटे, तो ये हैड अ बिग व्यू बॉक्स देयर. उसमें बिफोर एंड आफ्टर के फोटोज होते थे. Okay. एंड इट वाज वेरी फैसिनेटिंग एज अ चाइल्ड, यू नो, फ्रॉम द एज ऑफ 5-6 मैं रुक के ना देखता था फोटो. इसने नाक बनाया, उसने कान बनाया, उसने ये कर दिया. इट वाज फैसिनेटिंग. और ये हर 2-3 हफ्ते में वो चेंज करता रहता था स्लाइड्स एंड आई यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड टू इट. तो मेरा जो इन माय माइंड बिकॉज ऑफ दिस it was like I have to be a plastic surgeon, not a doctor. Doctor I had to become first, but I knew from a very young age that this is what I have to do. And that is my story. It was only that clinic on the second floor, Dr. Manekshaw. Okay. Yeah. Oh, that's great. Besides medicine, besides surgery, besides being a cosmetic and a plastic surgeon, what are other passions that you follow? Oh, I collect clocks. I have a large collection of these wooden clocks, you know, pendulum clocks, mantle clocks, but all chabi wala, you know, purane. Some are 150, 200 years old. I collect watches. I've got pocket watches. Of course, I used to repair these myself, but now I'm too old for repairing them. I'm kind of, there are too many now. I collect fountain pens. And I've got a large collection of these little matchbox trucks, you know, mini trucks. Yeah, I'm a collector. I love old things and I collect them. I have a huge collection. My house is full of clocks. Oh, wonderful. Yeah. Beyond hospital, what keeps you engaged? What keeps me engaged is my religion. Okay. I'm a Baha'i, if you've seen the Lotus Temple. We are very involved in our community activities, my wife and me. And that is a part of my life. It is non-negotiable. Okay. Yeah. But having said all that, I am here because Dr. Reddy was the greatest motivational speaker that I've ever heard in my life. He is indeed. He is indeed. Yeah. And Dr. Shaheen, what is one message that you want to give out to budding surgeons who want to make a career in plastic and cosmetic surgery? You have to work very, very hard. In a way, I'm rather glad that I'm at the fag end of my career, because these days, from what I see, patients have become like in every other sphere of life. They're more aggressive. They're more intolerant. They don't have an appetite for failure, like I've said. And medicine is not an exact science. आप पेशेंट को जितना भी समझा दो कि भाई कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, लेकिन वो सोचता नहीं कि मेरे साथ होगा. अगर उसको हो गया ना, तो फिर वो आपको बहुत परेशान करेगा. But there is a way, you know, you have to be empathy. The one thing that we don't learn
in India when we train in medical school. People ask me, कि आप इंग्लैंड चले गए, वहाँ से आपने सीखा क्या? ठीक है, वहाँ कॉस्मेटिक सर्जरी मैंने सीखा जो यहाँ पे होता नहीं था सरकारी हॉस्पिटल में जहाँ हमारी ट्रेनिंग हुई है, बट मैंने उनको जाके कुछ मैंने सिखाया उनको, जो हम यहाँ करते हैं उन्होंने वहाँ देखा ही नहीं है। वहाँ सिर्फ एक ही चीज़ सीखा हमने, प्लीज, थैंक यू, हाउ आर यू, लव, हाउ आर यू, एम्पैथी, वी ट्रीट पेशेंट्स लाइक प्रॉपर ह्यूमन बीइंग्स। बट यहाँ हमारे पास टाइम नहीं है, सरकार इतने मरीज हैं, परेशान हैं, सच लोड ऑफ पेशेंट्स, इट्स हॉरिबल, इट्स वेरी डिफिकल्ट, एम्पैथी तो बड़ा फैक्टर बहुत मुश्किल हो जाएगा, बट वी हैव टू फाइंड टाइम टू डू दिस। Okay, we have to find time to do this. That's not part of our training here. correct. Over there you have to be, if you are even short with a patient, तो आपको जो सिस्टर इंचार्ज है ना उसको, वो आपको डांट देगी। और one mantra of life that you live by, just thank God you wake up every morning and stay healthy. Okay, yeah. Thank you, Dr. Shaheen, for answering these questions. Now we come to our interesting session of rapid fire questions. I'm going to ask you a few questions. Dr. Shaheen, आप बताएं कि hair transplant के बाद आप patient को क्या gift करते हैं? What is the best gift that you give to your patient? I give them the before photograph. Oh, wonderful. So that they can compare it to the post-op photograph. क्योंकि तब लोग भूल जाते हैं Correct. कैसे दिखते थे। Okay. सर, बाल लगाना ज्यादा आसान है या रिश्तेदारों से बचना? बाल लगाना आसान है। ओके, क्या किसी पेशेंट ने फिल्म एक्टर के जैसे बालों की डिमांड की है आपसे? एंड इफ यस तो कौन सा एक्टर? सब लोग बोलते हैं कि मिस्टर शाहरुख खान के, व्हिच इज ट्रू, ही हैज गॉट अ वेरी थिक मॉप ऑफ हेयर। करेक्ट। एंड हर कोई बोलता है मुझे इनकी तरह चाहिए। ओके, ऑलराइट। सर, बाल लगाने के लिए आप केवल दवाई देते हैं या मोटिवेशन भी? और मोटिवेशन देते हैं तो कैसे देते हैं? मोटिवेशन तो it's a thing, it's an individual thing. वो हर पेशेंट के ऊपर डिपेंडेंट होता है। हेयर ट्रांसप्लांट के बाद बाल असली होते हैं या फिर लिमिटेड एडिशन? नहीं, वो असली होते हैं। ओके, ऑलराइट। If someone has issue with money, would you suggest wig to them? No, absolutely not. Because in the long run, the wig actually becomes more expensive. Okay. Because जो wig होता है, वो चिपकाते हैं वो स्कैल्प में, तो फिर आपको उनके हर 4 हफ्ते में आपको जाना होता है उसको हेयर कट के लिए, उसको जो बाकी आपके बाल हैं उसको तो हेयर कट करना पड़ेगा। करेक्ट। फिर जो नॉर्मल बाबा तो कर नहीं सकता, तो विग उतारना होता है, उसका मेंटेनेंस, तो घूम फिर के आप जो हेयर ट्रांसप्लांट में आप पैसे खर्च करते हैं 5 साल में तो बराबर हो गया। ओके, क्या हेयर ट्रांसप्लांट सिर्फ मेन के लिए है या विमेन भी आती हैं आपके पास हेयर ट्रांसप्लांट के? ओके, सो व्हिच मींस मेन एंड विमेन दोनों हेयर ट्रांसप्लांट करा सकते हैं? मोस्टली मेन। ओके, ऑलराइट। डॉक्टर शाहीन, विमेन में व्हाट आर द मेजर कॉजेस ऑफ हेयर लॉस? बिकॉज़ विमेन पैटर्न बॉल्डनेस तो मैंने नहीं सुना है, तो व्हाट आर द मेन कॉजेस? It's all thinning, it's age related, it's menopausal, okay, it's hypothyroid, yeah. These, okay. हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद सबसे ज्यादा चैलेंज क्या आता है आपके लिए, जो पेशेंट्स आपके पास आके कंप्लेन करते हैं? पेशेंट कंप्लेन कोई नहीं करता। ओके, सब बड़े खुश हो जाते हैं। ओके, या कंप्लेन कोई नहीं करता। ओके। क्या आपके पास ऐसे पेशेंट भी आते हैं जिनको प्री ट्रांसप्लांट एंजाइटी होती है कि डॉक्टर ये कैसे होगा, मेरे बाल आ तो जाएंगे, मुझे तकलीफ तो नहीं होगी, तो हाउ डू यू डील विद दैट एंजाइटी? हम पेशेंट्स के, वैसे हम सारे पेशेंट जो भी कॉस्मेटिक सर्जरी ऑपरेशन है, कोई भी ऑपरेशन में हम पेशेंट के फोटोज लेते हैं बिफोर एंड आफ्टर, पेशेंट से कंसेंट लेते हैं। दोज फोटोग्राफ्स हमारे रिकॉर्ड के लिए, हम दिखाते नहीं हैं। लेकिन कुछ पेशेंट्स हैं जिनसे हम स्पेसिफिकली हम कंसेंट लेते हैं कि भाई आप हमें कंसेंट दे दो ताकि हम आपके फोटो पेशेंट को दिखा सकते हैं दूसरे को। तो अगर वो कंसेंट देते हैं तो हम उन पेशेंट्स, हमारे पास एक कलेक्शन है फोटोज के जो कंसेंट वाले हैं, जिन्होंने कंसेंट दिया कि भाई आप मेरा फोटोज दिखा दो, तो फिर हम उनको दिखा देते हैं, भाई ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। ओके, डे ऑफ प्रोसीजर वॉक थ्रू आप पेशेंट को क्या समझाते हैं? जैसे पेशेंट आया, उसने आज उसकी आप हेयर ट्रांसप्लांट की सर्जरी करेंगे, हाउ डू यू मेक हिम कंफर्टेबल? हाउ डू वी मेक हिम कंफर्टेबल? इट्स वेरी डिफिकल्ट। उसको कंफर्टेबल बनाना बड़ा मुश्किल है। हम इनको पहले अच्छे से ब्रेकफास्ट खिलाते हैं क्योंकि जो प्लानिंग प्रोसीजर है जी, उसमें हम हेड को शेव करते हैं। ओके, तो जो हेड को जब शेव करते हैं तो पेशेंट बड़ा घबरा जाता है, बट देयर इज नो अदर वे, बट वी गिव देम अ नाइस ब्रेकफास्ट। ओके, ऑलराइट। तो पहले सर्जरी से पहले 7 दिन,
7 दिन के बाद 3 महीने और फिर पूरे 12 महीने का प्रोसीजर। आप पेशेंट को कितना मोटिवेटेड देखते हैं टू सी हिज हेयर्स They get बैक very ऑन द हेड? excited, very excited. वो तो फोटो भेजते रहते हैं हमारे को। ओके। हर एक महीने में पहले तो वो फोटो भेजते रहते हैं जो आप पिलो में वो बाल गिरे हुए हैं कि सर माय हेयर इज फॉलिंग, माय हेयर इज फॉलिंग। फिर वो धीरे धीरे वो फोटो लेते हैं अपने सर का, फिर भेजते हैं सेल्फीज। ओके। एक बार क्या एक ही बार में या पूरी सिटिंग में पूरा हेयर ट्रांसप्लांट हो जाता है या फिर पेशेंट को मल्टीपल सिटिंग्स के लिए आना पड़ता है? यू सी इट डिपेंड्स, लाइक आई सेड, पेशेंट टू पेशेंट। अगर पेशेंट्स को कोई डेंसिटी फिलिंग कराना हो बाद में, तो वो डेंसिटी फिलिंग के लिए हम रिकॉल करते हैं पेशेंट को। ओके। अगर यहाँ से हम ले नहीं सकते डेंसिटी फिलिंग के लिए, हम बॉडी हेयर, बियर्ड हेयर हम ले सकते हैं डेंसिटी। ओके, सो व्हिच मींस आप जो हेयर ट्रांसप्लांट का प्रोसीजर करते हो वो वन टाइम में आप कंप्लीट कर लेते हैं? It's a one-time thing. Okay. It's a one-time thing. There are some people who need a top-up, who need density filling. We call them back after the year. Okay. लेकिन usually इतने खुश हो जाते हैं, वापस ही नहीं आते। ओके। क्या पीआरपी थेरेपी हेयर ट्रांसप्लांट का अल्टरनेटिव है? नहीं, not at all. ओके। It's a good thing for maintaining the result. ऑलराइट। क्या हेयर ट्रांसप्लांट के बाद भी बाल गिरते हैं? जो हम बाल लगाते हैं वो कभी नहीं गिरते। जो आपके जो बाल बचे हुए हैं वो गिरेंगे। डॉक्टर शाहीन, क्या हेयर ट्रांसप्लांट के बाद भी बाल गिरते हैं? जैसे रिसीडिंग हेयरलाइन है, हमने यहाँ बाल लगा दिया बॉल्ड पैच में, वो बाल कभी नहीं गिरेंगे। लेकिन जो पीछे वाले बाल हैं जो रिसीड कर रहे हैं वो गिरेंगे आपके। हेयर ट्रांसप्लांट के बाद नया बाल कब उगता है? स्टार्ट्स फ्रॉम 3 months। ओके। 3 months के बाद उगने शुरू हो जाता है। बहुत पेशेंट्स ये भी पूछते हैं व्हेन कैन आई रिटर्न टू वर्क और एक्सरसाइज They can आफ्टर द हेयर ट्रांसप्लांट? about a month. नहीं, वर्क तो दे कैन गो टू वर्क वंस द पट्टी इज रिमूव्ड। पट्टी उतरने के बाद तो दे कैन गो टू वर्क। ओके। गंजा होता है आदमी, लेकिन ठीक है, उसमें क्या परेशानी है। ओके। और बट एक्सरसाइज एंड ऑल 3-4 वीक्स में आप कुछ भी कर आफ्टर 3-4 वीक्स। ओके। डॉक्टर शाहीन, बहुत लोग ये भी पूछते हैं कि इज देयर अ बेस्ट हेयर सीरम फॉर हेयर ग्रोथ? अगर आप नाम नहीं बताना चाहते तो कुछ ऐसा कंपोनेंट व्हिच इज एक्सट्रीमली गुड फॉर योर हेयर्स? I don't know any such thing. I mean, scientifically no, but minoxidil is a very good thing to use. Okay, but that too under a supervision of a doctor. Serums and all, I don't. Okay. Thank you so much, Dr. Shaheen, for joining us today and helping us understand hair transplant better. Thank you. I'm sure our viewers would have also learnt more about hair transplant. Thank you so much, sir. Thank you. That's all for today. We'll be back soon with another episode. Until then, stay curious and take care. And don't forget to like and subscribe our channel.